हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं? ऑल राइट, चलो लाइक ठोको जल्दी जल्दी, अपना अपना लाइक ठोको और शेयर करो ये लेक्चर सबके साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑल राइट, शुरू करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी पढ़ा था रिवाइज नहीं करवाऊंगा। रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच का रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन के अंदर रिवीजन नहीं होगा भाई। ऑल राइट, अच्छा, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ, फुल क्वेश्चन बैंक पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है। मिल गया सबको? फुल क्वेश्चन बैंक पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है, मिला कि नहीं? मिल गया सबको पीडीएफ? ऑल राइट, अच्छा, तो अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने मेजर बातें देख ली थी। कुछ कुछ बातें बची हुई हैं, जैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम्स, इंपॉर्टेंट आइटम सॉरी, और कुछ कुछ छुटपुटिये आइटम्स बचे हुए हैं। तो पहले अपन इनको खत्म कर देते हैं, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। क्या बोलते हो? ठीक है, पहले अपन इनको खत्म कर देते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आराम से चलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग यार लेक्चर को राइट नहीं करते हो यार, बार बार तुम्हें बोलना पड़ता है, गलत है ये चीज। ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स,
ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स। पहला, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रिपोर्टिंग करेंसी। अच्छा, अगर कैश फ्लो किसी एंटिटी को फॉरेन करेंसी में हो रहा है तो ऑफकोर्स उसको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो भी अमाउंट होगा फॉरेन करेंसी का, फॉर एग्जांपल $10,000 इनटू एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो, जो भी आपको कैश फ्लो जिस दिन हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट, जिस दिन कैश फ्लो हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन डेट ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑफ जो कैश फ्लो हुआ था उस दिन का एक्सचेंज रेट। कंपनीज हैविंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एज मेन एक्टिविटी। बैंकिंग कंपनीज के लिए इन्वेस्टिंग करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लोन देना, लोन लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो क्या उनके लिए सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो उनको जो इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिलेगा, देना पड़ेगा, वो सब कहां आएगा? वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो डिविडेंड पे करना, डिविडेंड रिसीव करना, पे तो नहीं, यहां डिविडेंड पेड काट दीजिए, डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना एज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी उनके लिए। तो डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट पे और रिसीव करना, वो सब उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड नहीं, डिविडेंड पेड गलत आ गया। डिविडेंड अगर बैंकिंग कंपनी अगर डिविडेंड पे करेगी तो भी उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। टैक्सेस ऑन इनकम, जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि जो टैक्सेस हैं वो किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी से हैं, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं, तब तक आप हमेशा उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालोगे। must be reported under operating activity except if it could specifically relating to the investing and financing. Acquisition, disposal of business units and subsidiaries, जब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, सब्सिडरी में टेक ओवर कर रहे हो, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से कि नहीं? तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा ये वाली। अच्छा, जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं कैश जनरेटेड। अगर आपको पॉजिटिव कैश आया तो आप वर्ड यूज करोगे अपने आंसर में नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। और जब आउटफ्लो आता है तो आप बोलोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इनफ्लो को आप बोलोगे कैश जनरेटेड और आउटफ्लो को आप बोलोगे कैश यूज्ड। छोटी सी बात है, बट एग्जाम में इंस्टीट्यूट इसी तरीके से उसको यूज करता है वर्ड्स को। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट द कैश सेल्स एंड कैश परचेज, देन वी वुड ऑलवेज अज्यूम दैट द टोटल सेल्स एंड परचेज इन क्रेडिट ओनली। अब आप बोलोगे सर इसका क्या सेंस है यहां पर? कभी कभार हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, लाइक हमें डेटर से कलेक्शन चाहिए, ठीक है ना, हमें क्लोजिंग डेटर्स चाहिए। अब क्लोजिंग डेटर्स के लिए मुझे क्लोजिंग डेटर्स क्यों चाहिए? क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग को मैं करूंगा तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो मुझे डेटर्स का क्लोजिंग ओपनिंग चाहिए, तो उसके लिए मुझे डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्रेडिट सेल लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में टोटल सेल दिया हुआ है बट ये नहीं पता कि क्रेडिट कितना है, कैश कितना है, अज्यूम कर लेना कैश 0। वैसे ही क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए क्रेडिट परचेज लिखनी पड़ेगी। तो अगर क्रेडिट परचेज कैश परचेज अलग अलग नहीं दी हुई या कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं लग रहा है तो अज्यूम कर लेंगे क्रेडिट सेल ही क्रेडिट सेल ही टोटल सेल है, क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं इसकी। टैक्स पेड शैल बी शोन अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आप जो टैक्स पे करते हो, फाइनल जो टैक्स पे करते हो, कैश पेमेंट, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में दिखता है, सबसे लास्ट में दिखता है, ठीक है ना, सबसे लास्ट में लिखना है। डिविडेंड का ट्रीटमेंट मैं समझा चुका हूं, ग्रांट का ट्रीटमेंट समझा चुका हूं। ये वाला ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट while preparing investment account in working note and also should be eliminated from net profit। अब जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है ना, जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, इट इज नॉट इनकम
it should be deducted from investment account if it is wrongly credited to P&L, then add back. From net profit. ठीक है, तो ये क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड बेसिकली आपकी रिकवरी होती है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपको उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लेस करना चाहिए। अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड पहचानोगे कैसे? जिस दिन तुमने इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन के उसके पहले के पीरियड का, इन्वेस्टमेंट करने की डेट से पहले के पीरियड का अगर कोई डिविडेंड तुम्हें मिला है तो उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। उसको तुम्हें इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाते वक्त इन्वेस्टमेंट अकाउंट में माइनस करना चाहिए, मतलब क्रेडिट करना चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट हम क्यों बनाएंगे? हो सकता है वहां से हमें कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालना हो इसीलिए। इसके अलावा अगर वो गलती से P&L में जा चुका है, मैंने बोला कि वो इनकम नहीं है, वो इनकम नहीं है मेरे दोस्त, पर अगर वो गलती से इनकम में जा चुका है तो तुम्हें वो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, वो इनकम नहीं है। एक और बात, इफ डिबेंचर्स आर शोन इन बैलेंस शीट विथ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, इवन इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट, देन ऑल्सो वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब कभी कभार क्या होता है, तेरे पास एक बैलेंस शीट दी जाएगी, उसमें परसेंटेज 6% डिबेंचर्स ऐसा दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा होगा, कहीं भी कुछ नहीं लिखा होगा कि इंटरेस्ट कितना पे किया है, P&L में कितना चार्ज किया है, तो तू सीधा मान लेगा कि भाई 6% का इंटरेस्ट है, 6% का इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ये एक्रूअल बेसिस पे P&L में चार्ज कर दिया गया होगा, हमें इसको एड बैक करना चाहिए क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, हमें इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना चाहिए सीधा, ठीक है ना। तो अगर डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लोन के या डिबेंचर के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप उसको नेट प्रॉफिट से एलिमिनेट करोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेके जाओगे नॉर्मली, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। ओके, लास्ट, if debentures or preference shares are redeemed during the year at premium, if such premium is written off from P&L। सोचो, अब डिबेंचर और प्रेफरेंस, ये कॉमन पॉइंट है, आता रहता है। डिबेंचर को तुमने रिडीम किया और उसने लिखा है कि रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम को P&L में चार्ज कर दिया गया, इन सच केस प्रीमियम शैल बी एडेड बैक अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर प्रीमियम को सच्ची मुच्ची P&L में डाला गया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट तुम उसको ऐड बैक करोगे। हम ये पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इफ स्टार्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो अगर तुम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेस कर चुके हो तो तुम्हें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिनसे तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके से तुम्हारा ओवरऑल समराइज हो जाता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कोई किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन शुरू करने से पहले किसी को कोई डाउट है क्या? नालायक बच्चे जवाब भी नहीं देते, लेक्चर भी सुनना है, क्वेश्चन बैंक भी चाहिए, पीडीएफ सब कुछ, सारे लेक्चर भी सुनने हैं पर जवाब भी नहीं देना है ना। ऐसे ही होता है ना तुम्हारे साथ? सही है, मैं तो बिल्कुल भी ना करूं अपने टीचर के साथ कभी ऐसा, मैं तो कभी ना करूं अपने टीचर के साथ। भाई यार, अपने को सामने वाला टाइम निकाल के पढ़ा रहा है, अपने को मटेरियल फ्री में दे रहा है, अरे यार मतलब यार मेरे को लगे यार सामने वाला जो पूछे मेरे को तो जवाब देना चाहिए टाइम पे, पर नहीं, मैं तो बस ऑन करके बैठा हूं, बाकी अपना काम कर रहा हूं। सिर्फ मैं लोगों को बता रहा हूं कि देखो मैं भी पढ़ता हूं, है ना।
फतेह सिंह सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड अब भी तो बताया नालायक, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चल बता, प्री एक्विजिशन डिविडेंड में क्या समझ में नहीं आया, कमेंट कर। सेकंड वाला पॉइंट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो इनकम नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? तूने आज एक शेयर परचेज किया मार्केट में, तूने जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए में, तू जानता है कि ये 100 रुपए तूने जिसको दिए वो महंगा है, मतलब तूने महंगा शेयर परचेज किया, तूने 100 रुपए तूने ज्यादा दिए, पर तुझे कोई दिक्कत नहीं, तू बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है उस पीरियड का जिस पीरियड में मैं शेयर होल्डर था ही नहीं। तो मैं जिस व्यक्ति को 100 रुपए दे रहा हूं वो मुझसे ज्यादा इसलिए ले रहा है 5 रुपए, मान लो शेयर की मार्केट प्राइस 95 है, पर वो तुमसे 100 रुपए ले रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। वो व्यक्ति तुमसे इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा है क्योंकि वो व्यक्ति ने वो जो व्यक्ति है वो कायदे से डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि उसने पिछले साल शेयर होल्ड किए थे। अब पिछले साल का डिविडेंड कंपनी अभी एक दो महीने में देने वाली है, अब 1-2 महीने बाद देगी तो शेयर होल्डर तो बदल जाएगा। तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है भाई 5 रुपए का शेयर डिविडेंड में तो उससे एक्स्ट्रा लूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी तेरे को दे देगी, तेरा क्या है, डिविडेंड तुझे रीइंबर्स हो जाएगा। तो आज मैंने जो शेयर परचेज किया 95 का, वो 100 में परचेज किया, मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ये बोल के कि ठीक है मुझे डिविडेंड मिलेगा, और ये डिविडेंड उस पीरियड का जिस पीरियड में मैं शेयर होल्डर था भी नहीं। तो उस पीरियड का डिविडेंड अगर मुझे मिलेगा तो मेरे लिए वो रिकवरी हुई, मेरे लिए वो इनकम थोड़ी हुई, मैं तो उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस करूंगा। अगर मैंने उसको गलती से पीएनएल में डाल भी दिया है तो मुझे उसको पीएनएल से हटाना पड़ेगा कैश फ्लो बनाते वक्त। याद है, कैश फ्लो बनाते वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम पीएनएल बना रहे हैं, हम पीएनएल से कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं कैश फ्लो बनाते वक्त नेट प्रॉफिट में से ऐड बैक कर लूंगा, आई बात समझ में कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लेस कर दूंगा। यही बताया मैंने, बस पता होना चाहिए कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। एक तगड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, थोड़ा रुक जाइए। तगड़ा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ। क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहे हैं, आइए आपको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निकालिए। एग्जाम नवंबर 20 10 मार्क्स और एमटीपी नवंबर 21। Following figures have been extracted from the books of Manan Limited for the year ended 31st March 2020. You are required to prepare cash flow statement as per AS3 using indirect method. मनन लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ईयर एंडिंग को थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए, ईयर एंडिंग डेट हमारी कौन सी है, ताकि उससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ओपनिंग डेट क्या होती है, क्लोजिंग डेट क्या है हमारे क्वेश्चन में। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट, बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम रुपीज 30 लाख। नेट प्रॉफिट 30 लाख रुपीज है। इस 30 लाख में बोला है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट, मतलब 30 लाख में से इनकम टैक्स माइनस नहीं किया गया
और इनकम फ्रॉम लॉ सूट, कोई लॉ सूट हमने कुछ केस फाइल किया होगा किसी के अगेंस्ट, वहां हमें कुछ कॉम्पनसेशन मिला होगा, इनकम मिली होगी, अभी वो 30 लाख में नहीं जोड़ा। तो जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है एंड बिफोर इनकम फ्रॉम लॉ सूट है, बट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम। बट ये जो 30 लाख है, इस 30 लाख के अंदर हमने ये सारे आइटम्स ए से लेकर ई तक प्लस माइनस कर लिए होंगे, मतलब इन सबको कंसीडर किया होगा। जैसे डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया होगा, कैश आइटम है, सॉरी नॉन कैश आइटम है, क्या होगा बोलो, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा वाला नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 21, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा है, बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर टैक्स। और क्या है इसके अंदर, बिफोर इनकम फ्रॉम लॉ सूट 30 लाख बिफोर टैक्स है। पर वो बोल रहा है ये सारे आइटम्स को हमने कंसीडर किया है, तो डेप्रिसिएशन हुआ, ये आपका हुआ नॉन कैश, तो ये हटाएंगे क्योंकि पीएनएल में गया होगा, पीएनएल से कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी आपका नॉन कैश। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 450, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 480, तो ये हो गया गेन ऑन सेल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये सारे आइटम हटेंगे, ये सारे आइटम हटेंगे। तो एक एक करके हम बोलेंगे कि भाई प्लस माइनस एलिमिनेट नॉन कैश आइटम्स। आप नॉन कैश आइटम्स को एलिमिनेट करो, जैसे कि डेप्रीसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू 7.545, इसको ऐड करेंगे। दूसरा प्लस माइनस एलिमिनेट नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मतलब जो आइटम किसी दूसरी एक्टिविटी के रिलेटेड है, हो सकता है वो कैश में हो पर वो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते, जैसे कि इंटरेस्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड पढ़ा तो मुझे एक शक हुआ। मुझे क्या शक हुआ, यार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो अक्रूवल बेसिस पे आता है, तो ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रू कुछ और हो और पेड कुछ और किया है, क्योंकि यहां पर जब मैं ऐड करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूवल बेसिस पे वाला ऐड करूंगा क्योंकि पीएनएल में अक्रूवल वाला गया होगा। तो मेरे को एक जस्ट शक हुआ है ना, वो हो सकता है मेरा शक सही भी हो सकता है सही ना हो और कुछ भी ना लिखा हो। अगर नीचे इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि यही इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट हुआ होगा। तो आइए देखें, कॉम्पनसेशन की बात की गई है, इनकम टैक्स की बात की गई है, प्रेफरेंस शेयर की बात की गई है, प्रीमियम पर बात की गई है, इक्विटी शेयर पर बात की गई है, डिविडेंड की बात की गई है, डिविडेंड इक्विटी शेयर, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर की बात की गई है, लैंड परचेज करने की बात की गई है, करंट असेट करंट लायबिलिटी की बात की गई है। इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं दिख रहा, इवन करंट असेट करंट लायबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, मेरा शक गलत था। 525 इसको ऐड बैक कर देंगे। शक समझ गए, जो मैंने अभी बोला कि मुझे शक हो रहा है वो समझे कि नहीं समझे, इंटरप्रिटेशन समझा कि नहीं। यहां बोल रहा है इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेड है बेटा, पेड, जबकि पीएनएल में अक्रूवल बेसिस पे जाता है। तो अगर पीएनएल में अक्रूवल बेसिस पे जाता है तो मुझे कायदे से ऐड बैक अक्रूवल वाला करना चाहिए ना, क्योंकि पीएनएल में तो अक्रूवल वाला क्या होगा। समझे कि नहीं समझे? सर नहीं समझे सर, छोड़ो सर, रहने दो सर, आगे बढ़ो सर। आप क्या इतना टेंशन ले रहे हो सर, कुछ भी नहीं था।
आगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 450, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 480, गेन ऑन सेल, तो माइनस करेंगे गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे गेन ऑन सेल? क्योंकि वो आपका नॉन ऑपरेटिंग है, आपको गेन हुआ है, जबकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्ट अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पूरा का पूरा 480 दिखाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड 90,000 माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर ये दोनों इनकम्स हैं, P&L में ऐड हुई होंगी, तो हम लेस कर रहे हैं हटाने के लिए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अभी नेट प्रॉफिट आया, एलिमिनेट नॉन कैश, एलिमिनेट नॉन ऑपरेटिंग, यहां तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड 135 बाय द कंपनी इन अ लॉ सूट। बेटा इस टाइप के जो भी चीजें आएंगी ना, जब भी कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, तो आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानोगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सबसे लास्ट में दिखाएंगे, सबसे लास्ट में दिखाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जैसे इनकम टैक्स पेड को आप सबसे लास्ट में दिखाते हो, वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी अपन सबसे लास्ट में दिखाएंगे। इनकम टैक्स पेड ये भी आपका सबसे लास्ट में दिखेगा। फिर उसके बाद 22,500 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वर रिडीम्ड ऑन 2/4/2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है? नहीं, छोड़ दो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। फर्दर द कंपनी इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। आउट ऑफ 75,000 शेयर्स 25,000 इक्विटी शेयर्स इशूड टू सप्लायर ऑफ मशीन। ये भी आपका मशीन खरीदी, उसके अगेंस्ट आपने इक्विटी शेयर दिया, इक्विटी शेयर कुछ कैश में दिया, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, छोड़ दो। डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑन प्रेफरेंस शेयर वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। डिविडेंड पेड किया, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड ऑन 31/1/2020 फॉर द ईयर 18-19 1750 इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड इंटरिम डिविडेंड पेड 2.5, ये भी आपका फाइनेंसिंग। करंट असेट करंट लायबिलिटी इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज शोन बिलो। हाँ, अब यहां पर एक नॉन कैश आइटम हटा दिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटा दिया। अब हम यहां पर करेंगे प्लस माइनस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको याद होगा, ये देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, एलिमिनेट नॉन कैश, एलिमिनेट नॉन ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर टैक्सेस वाले आइटम और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। समझा कि नहीं? ठीक है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या आएगा? इन्वेंट्री ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ गया, डेटर गिर गया, कैश गिर गया, ट्रेड पेबल बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया। सो सबसे पहले इन्वेंट्री गिरा। करंट असेट में करंट असेट का बढ़ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये माइनस करेंगे। $177, ये माइनस करेंगे 177। ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस हो गया, 387 माइनस 379 650। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, मतलब बढ़ेगा। मेरे को ना गले में हो रहा है दर्द बहुत। कल आपको याद होगा मैंने थ्रोट पेन के चक्कर में नहीं किया था, मेरे को गले में दर्द हो रहा है, ऊपर से मेरी आंखों में जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। 7350,
तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस हो जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट के बढ़ने पर माइनस करते हैं। कैश इन हैंड को छोड़ दो, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आप देखो ध्यान से, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, $450, 450 ट्रेड पेबल आपके ऐड होंगे, तो ये लेस हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताइए जल्दी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बताओ। 1,12,500 माइनस 1,22,700, 10,200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? ये आपके क्या होंगे? ऐड लेस क्या होंगे? लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करेगा, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,200, 10,200, ठीक है सर। क्या क्या लिख दिया वापस से देख लो, वापस से देख लो। स्टार्ट किया, फिर आपने नॉन कैश, फिर आपने नॉन ऑपरेटिंग, फिर आपने वर्किंग कैपिटल। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? टैक्स की बारी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अच्छा, उससे पहले आप चाहो तो टोटल कर सकते हो। 30 लाख प्लस 7.5 लाख, 45,000 प्लस 525 माइनस 120 माइनस 177 प्लस 7350 450 10,200, यह आ गया 40,41,000। ये बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हेलो 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 हेलो, आवाज आ तो रही है? आवाज आ तो रही है? आप बोल रहे हो वॉइस इशू है। उसके बाद चलो बताओ, माइनस टैक्स पेड प्लस क्लेम ऑन लॉ सूट, क्लेम ऑन लॉ सूट। तो टैक्स पेड कितना था? 1575, 1575 टैक्स पेड, और क्लेम ऑन लॉ सूट कितना है? क्लेम ऑन लॉ सूट कितना है? 135। ठीक है? नहीं बेटा, कोई आवाज डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। आपको प्रॉब्लम आ रहा है? कोई डिस्टरबेंस नहीं है बेटा। ये आएगा 2601,000। क्या बोलेंगे इसको? नेट कैश। क्या बोलेंगे? इनफ्लो की आउटफ्लो? नेट कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? सर इनफ्लो है, और इनफ्लो है तो क्या लिखते हैं? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अच्छा, अभी हम लिखेंगे आगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आप एक गुरु मंत्र सुन लो। जब भी तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे तो पहले तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ढूंढोगे कि कौन कौन से आइटम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के थे। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का था और आपके ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थे। वर्किंग कैपिटल को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तुम ढूंढोगे कि कौन से फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऑपरेटिंग से हटाए हैं और उनको यहां लिखना है। अब इसमें भी जो गेन है, गेन ऑन सेल, क्या सेल किया है? इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट पे अटैक करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड? 525। इसके बाद तुम्हें सर्च करना है और कौन कौन से आइटम होंगे। कॉम्पनसेशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, हाँ ये आप पॉइंट चेक करो। फोर्थ वाला 22,500 प्रेफरेंस शेयर्स 10%, 100 ईच वर रिडीम्ड ऑन 2/4 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 22,500 इंटू 100 प्लस 5% मतलब 23,62,500। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 23,62,500। तुम बोलोगे सर इसमें प्रीमियम भी दिया है और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि सर प्रीमियम को जो होता है वो राइट ऑफ, प्रीमियम अगर P&L से राइट ऑफ हुआ है तो उसको ऐड बैक करते हैं। सर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि प्रीमियम को राइट ऑफ किया है। क्वेश्चन में अगर कुछ न लिखा हो तो प्रीमियम, इसका मतलब P&L से राइट ऑफ नहीं किया गया होगा। प्रीमियम अगर होगा तो P&L से राइट ऑफ नहीं किया गया होगा अगर कुछ भी नहीं लिखा हो। तो अगर आपके पास चार्ट बुक हो तो आप यहां पर लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन ऑलवेज अज्यूम दैट ठीक है, always assume that premium is not written off in P&L account। हाँ कायदे से पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, बट मैंने फाइनेंसिंग बना ली, ठीक है तुम आगे पीछे कर लेना बस। पहले इन्वेस्टिंग बनाते हैं फिर फाइनेंसिंग बनाते हैं। अब मेरे से फाइनेंस पहले बन गया है तो मैं उसको बना रहा हूं। मेरे माइंड में फाइनेंसिंग की बातें चल रही थी इसीलिए। चलो उसके बाद आगे बोल रहा है कंपनी इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन दिस, आउट ऑफ विच 75,000 इक्विटी शेयर 25 इक्विटी शेयर वर इशूड टू अ सप्लायर अगेंस्ट मशीन। अब मुझे बताओ 75,000 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं जिसमें से 25,000 मशीन के अगेंस्ट में इशू हुए हैं, तो ये कैश हुआ कि नॉन कैश हुआ? ये कैश हुआ कि नॉन कैश हुआ? टेल मी, कैश हुआ कि नॉन कैश हुआ? 75 में से 25 जो इशू हुए वो मशीन के अगेंस्ट हुए, मतलब हमें कोई कैश नहीं मिला। तो इसका मतलब कैश में कितना हुआ? 50,000 इंटू 10 एट अ प्रीमियम 20% मतलब 12, तो 6 लाख रुपए। तो हम बोलेंगे इशू ऑफ इक्विटी इन कैश 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए ऐड होगा, 6 लाख रुपीज ऐड होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑन प्रेफरेंस शेयर वर पेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे पे हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर कितना था? 10%, 10% प्रेफरेंस शेयर थे, तो डिविडेंड निकालो 10% का।
22,500 इंटू 100 इंटू 10%, मतलब 2,25,000। So dividend paid $2,25,000 डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। आगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड ऑन 31/1/2020 for 18,19,750 lakhs including dividend distribution tax and interim dividend paid 2.5, तो कुल मिला के टोटल कितना हुआ 10 लाख। डिविडेंड ऑन इक्विटी 7.5 2.5 10 लाख 10 लाख। ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हो गया। इसके अलावा लैंड जो है आपका वो इन्वेस्टिंग है, बाकी सब ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में निकालो कितना हो रहा है। मेरे हिसाब से नेगेटिव ज्यादा है, तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5/25 कितना आया 35 लाख 12,500। जल्दी बोलो। 35,12,500। अब देखो इस क्वेश्चन में कितनी बेवकूफी की गई है, एक मिस्टेक कितनी की गई है, मतलब बेचारा कोई बच्चा उलझ सकता है इस क्वेश्चन में। देखो एक बेवकूफी क्या की गई है, क्वेश्चन की बेवकूफी बता रहा हूं। यहां क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ 45,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि डिबेंचर इश्यू हुए होंगे, डिबेंचर इसका मतलब इश्यू हुए होंगे, जबकि डिबेंचर की पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हाँ, अब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, इग्नोर मारेंगे। हो सकता है डिबेंचर पिछले साल का इशू हुआ हो और उसका डिस्काउंट अभी राइट ऑफ किया हो, पर टेक्निकली AS 26 के अकॉर्डिंग जब भी आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हो तो सेम ईयर में राइट ऑफ करते हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब पर है बेवकूफी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो टेक्निकली इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिबेंचर इशू किए होंगे। अब अगर डिबेंचर इशू किए होंगे तो डिबेंचर की तो कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्होंने आपको डिबेंचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हालांकि आप इग्नोर मारोगे उसको। चलो नेक्स्ट, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसा मैंने आपको बोला, ऊपर आप पहले चेक कर लो, एक तो है आपका गेन ऑन सेल और इंटरेस्ट रिसीव। तो पहले इंटरेस्ट रिसीव लिख लेते हैं। $90,000। फिर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं 480 में, 480 में सेल किए ना, 480 में सेल किए। तो सर गेन नहीं आएगा बेटा, 480 के अंदर गेन शामिल है, अपने आप आ गया। उसके अलावा लैंड परचेज किया गया 3 लाख रुपए का, फॉर विच कंपनी इशू 22,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो करना तो
22 × 12 मतलब 2,64,000 रुपीज इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिए गए। लैंड कितने का? 3 लाख का, उसमें से 2,64,000 उसमें से आपका इक्विटी शेयर इशू किए गए, तो बाकी का 36,000 आपका कैश दिया जाएगा, बैलेंस इन कैश। तो लैंड परचेज्ड 36,000 आपका पेमेंट इन कैश। अरे सुन रहे हो कि नहीं? दैट्स इट। चलो बताओ, ये आ गया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $534, ये नेगेटिव 35,12,500 और ये पॉजिटिव A माइनस B प्लस C करके क्या आ रहा है? नेट कैश यूज्ड इन बिजनेस। करना तो नेट कैश यूज्ड इन बिजनेस आ रहा है क्या? नेट कैश यूज्ड इन बिजनेस आना चाहिए। नेट कैश यूज्ड इन बिजनेस 2601 000 माइनस 35,12,500 प्लस 534, ये हुआ 3,44,500। ये नेगेटिव ओ सॉरी 44 नहीं 77, 3,77,500। अब इसमें आप करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 394,450। तो बताओ, जब आप इसको ओपनिंग ऐड करोगे, इसमें ये नेगेटिव में है, तो आपका आ जाएगा 16,950 पॉजिटिव क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16,950। चेक करते हैं, 16,950 हमारा आंसर करेक्ट है। 16,950 हमारा कैश फ्लो का आंसर करेक्ट है, क्योंकि क्लोजिंग कैश बैलेंस 16,950 आ रहा है और हमारा भी क्लोजिंग कैश बैलेंस 16,950 आ रहा है। ठीक है बेटा। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो अप्रोचेस होती हैं। या तो आप सारे के सारे आइटम्स आप पूरा फॉर्मेट बनाओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आप एक एक आइटम पढ़ते रहो, कौन सा ऑपरेटिंग में जा रहा है, कौन सा इन्वेस्टिंग में जा रहा है, कौन सा फाइनेंसिंग में जा रहा है। या तो फिर जैसे मैंने किया कि पहले आप पूरा ऑपरेटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, पर उसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग के अंदर कुछ आइटम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के होंगे, तो वो आपको बाद में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अंदर डालने पड़ सकते हैं। ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या कि एक पेज पे ऑपरेटिंग, एक पेज पे फाइनेंसिंग, एक पेज पे इन्वेस्टिंग, एक थोड़ा सा एस्टिमेट करके कि कितनी कितनी जगह लगेगी। फिर जैसे जैसे आइटम आता जाए, जैसे मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एड बैक किया, तो इसी को एट द सेम टाइम मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लेस बैक कर दूंगा। मतलब सेम टाइम पे सारे एडजस्टमेंट इकट्ठे करते जाओ, वो भी ठीक है। या फिर इकट्ठा पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लो और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाद में बना सकते हो। ये आपका जैसा आपका मन करे। समझा कि नहीं? एक काम करते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे देता हूं अच्छे वाले, और बाकी का अभी का बचा हुआ क्लास मैं रात को ले लूंगा। चलेगा? मेरी आंखों में जलन हो रही है और थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बाकी का बचा हुआ क्लास आप आज अगर रात को ले लूँ तो 1-1.5 घंटे का बचा हुआ सेशन रात को ले लूँ तो चलेगा क्या? बोलो बेटा। रात को इन द सेंस अपन 9 बजे के आसपास, 9 से 10:30 के आसपास।
देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 ये सेम है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 21, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 21, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 21। तो आप ये चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक काम करो, आप इसको रीड ट्राई करना, आप क्वेश्चन नंबर 25 को ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 25 को ट्राई करना। अभी मेरे साथ तकलीफ हो रही है कि सुबह सुबह सीए फैन की क्लास, फिर सीए फैन की क्लास खत्म होती है और आधे घंटे में आपका सेशन शुरू हो जाता है, तो मेरे को क्या है, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सीए फैन का क्लास खत्म होता है 10:30 पौने 11 बजे, आधा पौन घंटा मिलता है मेरे को और आपका क्लास शुरू हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा झपकी लूँ, मैं थोड़ा सा सोऊं, टाइम ही नहीं मिलता। फिर आपका क्लास ख़त्म होता ही है और फिर मुझे रेगुलर कोर्स लेना पड़ता है। जो अभी नया बैच शुरू हुआ है फाउंडेशन के बाद, जो बच्चे पास होके आए, अब उनके लिए तो क्या है, थोड़ा सा जोश लगेगा क्योंकि उनका नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो मेरे को ना टेंशन होने लगता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करना, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करना। ठीक है, हो सके तो क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करना। सर इवनिंग में कर दो हमारी क्लास, ये भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो मुझे बीच का ब्रेक चाहिए तो मैं तुम लोगों की क्लास या तो फिर इवनिंग में ही कर दूं। देखते हैं, अभी आज की इवनिंग तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कर लेना। आज अपन 9 बजे के आसपास कोशिश करेंगे बैठ जाए। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 करके देखो तुम, और क्वेश्चन नंबर 25 करके देखो। एक और बात मैं बता दूं, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें कैश फ्लो के क्वेश्चंस हैं, मतलब कोइंसिडेंटली आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर में कोई खास बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, जबकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं। तो मैं आपको आज रात को कोशिश करके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा एक आध, ताकि थोड़ा सा एक मतलब मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन याद आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में थे पर वो पूरे क्वेश्चन बैंक में नहीं है ना। मतलब इसका मतलब ना आरटीपी में, ना एमटीपी में, ना वो पास एग्जाम पेपर्स में। मतलब कोइंसिडेंटली सोचो वो हाई लेवल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में रखा है बट अभी तक पूछा नहीं है, तो मैं वो भी करवाऊंगा। फिलहाल तुम क्वेश्चन नंबर 19 और 25 करो, निपटाओ पहले, फिर लेट्स सी, देखते हैं। आज अपन 9 बजे मिलते हैं रात को, ठीक है। चलो एक नया स्ट्रीम बनेगा इसका रात को 9 बजे का, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपन एक तरीके से इसको शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं और उसके अपन रात को देखेंगे 9 बजे। चलिए थैंक यू।